हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो अगला टॉपिक है, चैप्टर है वायुमंडल में जल, और जानेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा में आते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आर्द्रता क्या होती है। देखिए, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। तो जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होती है, जो हमें सामान्यतः महसूस ही की जा सकती है, दिखाई नहीं देती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता जलवायु तथा मौसम एक आवश्यक तत्व है। यानी कि किसी भी जलवायु या मौसम के लिए आर्द्रता एक आवश्यक तत्व है। उसी से निर्धारित होती है कि वहाँ की जलवायु और मौसम क्या होता है और किस तरह से वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, मौसम का बदलाव किस तरह से होता है। तो इन सभी के बारे में आर्द्रता निर्धारण करती है। अब हम बात करते हैं आर्द्रता को प्रकट करने की कितनी विधियां हैं। तो आर्द्रता को प्रकट करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी है विशिष्ट आर्द्रता, तीसरी है सापेक्ष आर्द्रता। तो 3 विधियों के आधार पर आर्द्रता को प्रकट किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के आधार पर हम आर्द्रता को प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट है उष्मांक क्या होता है। तो देखिए, ये पूछा जाता है पेपर में, इसको आप याद रखो। उष्मांक क्या होता है? वायु जिस तापमान पर संतृप्त हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मांक कहते हैं। यानी जिस तापमान पर कोई भी वायु होती है वो संतृप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उष्मांक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या होता है। जब कुल ऊष्मा के घटे बिना ही केवल ऊपर उठने और फैलने से वायु के तापमान में बदलाव हो जाता है तो उसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। दोबारा देखिए, जब कुल ऊष्मा के घटे बिना ही केवल ऊपर उठने और फैलने से वायु के तापमान में बदलाव हो जाता है तो उसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। अब हम जानते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण संघनन जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। नॉर्मली भी हम ये जानते हैं कि भाई किसी भी जल का यानी तरल पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो ओस, तुषार, कोहरा, बादल संघनन के उदाहरण हैं। कौन कौन से? ओस, तुषार, कोहरा और बादल किसके उदाहरण हैं? संघनन के उदाहरण हैं। भूमध्य रेखा के आसपास संवहनीय वर्षा प्राप्त होती है। तो आपसे यदि पूछा जाए पेपर में कि भूमध्य रेखा के आसपास कैसी वर्षा होती है, भूमध्य रेखा के आसपास होती है संवहनीय वर्षा। किस तरह की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखा के आसपास प्राप्त होती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें। हवा में जल वाष्प होता है। इससे वायुमंडल के आयतन में 0 से 4% तक की विविधता मिलती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो आर्द्रता होती है उस आर्द्रता से वायुमंडल के आयतन में 0 से 4% तक का अंतर पाया जाता है। और मौसम की जो परिघटना होती है, मौसम के बदलाव में, मौसम के प्रक्रिया होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो कौन निभाती है? आर्द्रता। जल वायुमंडल की 3 अवस्थाओं गैस, द्रव और ठोस के रूप में उपस्थित होता है। जल वाष्प के रूप में तो वो गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है, द्रव तरल अवस्था में उपस्थित होता है और बर्फ के रूप में ठोस में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण, पौधों से बाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है कि पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है पानी है उसको बाहर निकालते हैं और जो जलाशय से वाष्पीकरण के द्वारा आर्द्रता वायुमंडल में प्राप्त होती है। इस तरह वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के मध्य जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो वर्षा की प्रक्रिया भी हमने पढ़ी है कि भाई किस तरह से वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प ऊपर जाती है, फिर बादल बनते हैं और वह स्थल पर आके वर्षा की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है और इसका अर्थ यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। यानी कि ऐसी हवा या वायुमंडल जो संतृप्त है तो वो अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता क्योंकि वह संतृप्त अवस्था में है।
वायुमंडल से जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण संघनन की वजह से क्रमशः घटती और बढ़ती रहती है। तो देखिए जल वाष्प जो है वाष्पीकरण के माध्यम से तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी और संघनन की वजह से घट जाएगी। वाष्पीकरण की वह क्रिया जिसके माध्यम से जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण की मुख्य वजह क्या है? ताप है। तो सीधी सी बात है, जब गर्मी होती है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगी। तो वाष्पीकरण की मुख्य वजह क्या होती है? ताप होती है। हवा के अंश में जल को अवशोषित करने, धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी तरह यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। यानी हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि उसी तरह आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। तो अगर आर्द्रता कम है तो वह और आर्द्रता को क्या करती है? नमी को वो अवशोषित कर सकती है और धारण कर सकती है, जिससे आर्द्रता के मान में संतृप्तता आ सके। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के माध्यम से हटा देती है। इस तरह हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण भी उतना ही तीव्र होगा। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। देखिए सीधी सी बात है, जल वाष्प जल में यदि बदलती है तो उल्टी प्रक्रिया चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्रता हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है और संघनन के कारण जो है जलवाष्प है वो जल बन जाती है, जिससे ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। तो इस तरह से संघनन के कारण जो वायुमंडलीय जलवाष्प है वह किस में बदल जाती है? जल में बदल जाती है। अब हम बात करते हैं संघनन के रूप कौन कौन से होते हैं। देखिए संघनन का रूप है ओस, बादल, पाला, धुंध और कोहरा और धूम कोहरा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं परीक्षा में कि संघनन के रूप कौन कौन से होते हैं। तो संघनन के रूप हैं ओस, बादल, पाला, धुंध और कोहरा और धूम कोहरा। अब हम बात करते हैं वर्षण के रूप कौन कौन से हैं। तो फुहार तथा वर्षा। अब ये वर्षा जो है वो 3 प्रकार की होती है: पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा। और दूसरा है सहिम वर्षा, ओला परत और हिमपात। तो फुहार तथा वर्षा वर्षण के रूप हैं। अब ये वर्षा 3 प्रकार की है: पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। दूसरी है सहिम वर्षा, ओला परत और हिमपात्र वर्षण के रूप हैं। संघनन के बारे में बात करें तो संघनन उस अवस्था में पाया जाता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, और यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान उषांक के नीचे हो। तो देखिए 2 स्थितियों में संघनन पाया जाता है: जब आर्द्र हवा ठंडी वस्तु के संपर्क में आए या फिर तापमान उषांक के नीचे आ जाए तो संघनन की स्थिति पाई जाती है। संघनन के पश्चात वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता ओस, कोहरा, तुषार, बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, आकाश तथा ठंडी एवं लंबी रातें। तो ओस यदि बननी है तो ओस बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि वहाँ पर हवा जो है वो क्या होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए। उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए और आकाश में और रातें लंबी होनी चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ओस का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं तुषार के बारे में। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है। तो तुषार कब बनता है? ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस में चला जाता है, तो उस स्थिति में तुषार बनता है। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी ज्यादा होती है। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा क्या होती है? नमी ज्यादा होती है। कुहासा पहाड़ों पर ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आ जाती है। तो कुहासे और कोहरे में क्या अंतर होता है? केवल एक अंतर होता है, कुहासे में नमी ज़्यादा पाई जाती है और जो कुहासा होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता है कि जो गर्म हवा है, ऊपरी जो गर्म हवा है, ऊपर की ओर उठती हुई गर्म हवा है, वो ठंडी सतह के संपर्क में आने पर क्या होती है? ठंडी हो जाती है। कुहासे कोहरे से अधिक शुष्क होते हैं। जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं
और कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं तथा नमक के कण होते हैं। तो कोहरा और कुहासा क्या है, अलग अलग है। कुहासे और कोहरा, कुहासा क्या है, कोहरे से अधिक शुष्क होता है और शुष्क होने का कारण है कि गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आती है, और वहाँ जहाँ पर गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ पर कुहासा जो है प्रबल होता है। साधारणतः ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और कोहरे में छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल के कण और धुएं के कण और नमक के कण होते हैं। बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसीलिए ये विविध आकारों के होते हैं। इनकी विस्तार, घनत्व, ऊंचाई तथा पारदर्शिता, अपारदर्शिता के अंतर्गत बादलों को 4 रूपों में बांटा गया है। वर्षा मेघ, पच्छाद मेघ, स्तरी मेघ और कपासी मेघ। यानी कि बादलों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। वर्षा मेघ, पच्छाद मेघ, स्तरी मेघ और कपासी मेघ में बांटा गया है बादलों को। पच्छाद मेघ 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो पच्छाद मेघ कितनी ऊंचाई पर होते हैं, 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, पतले होते हैं, बिखरे हुए बादल हैं, पंख के समान प्रतीत होते हैं और हमेशा कैसे रहते हैं, सफेद होते हैं। कपासी मेघ रुई की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो कपासी मेघ कितनी ऊंचाई पर बनते हैं, 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अगला है स्तरी मेघ, परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले रहते हैं। वर्षा मेघ काले और स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों पर पृथ्वी के सतह के अधिक नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए ज़्यादा अपारदर्शी होते हैं। तो वर्षा मेघ जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं, वर्षा करने के कारण होते हैं और सूर्य की किरणों के लिए सबसे ज़्यादा अपारदर्शी होते हैं। तो क्यों, आपने देखा होगा कि जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहली है संवहनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा और तीसरी चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा के बारे में बात करें, संवहनीय वर्षा गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों, खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं उनके भीतरी भागों में, विषुवत रेखा के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा में बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं होती। सामान्यतः जब हम विषुवत वृत्त के ध्रुव से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। विषुवत वृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी तटों की ओर यह क्या होती है, कम होती है। तो जो विषुवत रेखा के आसपास जो 35 से 40 डिग्री उत्तरी और 35 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो वर्षा होती है वो पूर्वी तटों पर ज़्यादा होती है, पश्चिमी तटों पर कम होती है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास पर्वतों के ढाल पर मानसून वाले क्षेत्रों पर तटीय भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग होते हैं वहाँ पर प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। कुछ विषुवतीय पट्टी और ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। तो जो समशीतोष्ण प्रदेश होते हैं वहाँ पर लगभग पूरी वर्ष जो है वर्षा होती रहती है। तो इस तरह से दोस्तों वायुमंडल में जल वाला जो चैप्टर है हमने बहुत ही फास्टली तरीके से समझा। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि एक बार ये में समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा आप देखिए। और आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी है, आरपीएससी है, बीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर आप टीचर पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनबीएस या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरशिप की जो तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसको फास्टली रिवाइज कीजिए। और देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट फास्टली अपनी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, देखिए 10-10, 15-15 मिनट में ये क्लासेस जो है वो आपको संपन्न की गई हैं। तो आप इनको कहीं भी कभी भी देख सकते हो। निश्चित रूप से आपका जो रिवीजन है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो आपकी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार
जुड़े हुए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।